Hello everyone, this is Mohit Agar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 184 हम पढ़ चुके हैं BNSS का। अब हमने सेक्शन 185 से बाद वाले प्रावधान पढ़ने, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूं फ्रॉम सेक्शन 185, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 185 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है, देखिए सेक्शन 185 खोल लीजिए अपनी बेयर एक्ट में और देखिए सेक्शन 185 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। अब सर्च, ठीक है, छानाबीनी कौन कर रहा है? पुलिस कर्मी करेगा। और किसी करेगा? ऑब्वियसली एक व्यक्ति करेगा। अब देखिए सेक्शन 185 का सब सेक्शन 1, whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि जब कभी भी एक ऑफिसर इंचार्ज, एक एसएचओ को, जो कि पुलिस थाने का एसएचओ है, ठीक है, या फिर एक पुलिस अधिकारी को, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन मेड कर रहे हैं। आप चैप्टर 13 BNSS के तहत इन्वेस्टिगेशन कोई एसएचओ मेड कर रहा है, फिर कोई अन्य पुलिस अधिकारी मेड कर रहा है रीजनेबल ग्राउंड्स, और एसएचओ के पास या फिर उस अधिकारी के पास जो कि इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 13 BNSS के तहत मेड कर रहा है, उनको क्या है? रीजनेबल ग्राउंड्स है, उनको कारणवश आधार है। क्या आधार है? for believing that anything necessary for the purpose of an investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the local limits of the police station of which he is in charge। तो अब एसएचओ को और उस पुलिस कर्मी को जो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो उनको कारणवश आधार है कि क्या वो यकीन करते हैं that anything necessary, कि कोई बहुत जरूरी चीज है जो कि नेसेसरी है, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस केस में into any offense, एक अपराध की इन्वेस्टिगेशन के लिए, which is authorized to investigate may be found in any place। अब which is authorized to investigate, और एक केस को भाई अथॉरिटी भी एसएचओ के पास और उस पुलिसकर्मी के पास जो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसके पास अथॉरिटी क्या है? इन्वेस्टिगेट करने की। क्या? मे बी फाउंड इन एनी प्लेस। तो अगर एक चीज जो नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको ढूंढे जाए, ठीक है, तो वो मिल सकती है एक जगह पर, ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ विच इज इन चार्ज, और लोकल क्षेत्रफल के अंदर जिस पुलिस थाने का वो एसएचओ है और जो पुलिस थाने का वो पुलिस कर्मी है, ठीक है, जहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मतलब लोकल लिमिट्स में एक एसएचओ और पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो जांच पड़ताल किसी अन्य चीज को ढूंढ सकता है, ठीक है। और देखिए, और टू विच इज अटैच्ड, ठीक है, और टू विच इज अटैच्ड, या फिर लोकल लिमिट्स के अटैच कोई थाना है, उसके अंतर्गत वो चीज मिल सकती है, एनीथिंग जो कि नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन वो मिल सकता है, तो वहां भी उसको ढूंढा जा सकता है। देखिए, एंड दैट सच थिंग कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन्ड विदाउट अनड्यू डिले। और अगर जो थिंग है, जो वस्तु है, जो पुलिस कर्मी को एक इन्वेस्टिगेशन में चाहिए, ठीक है, रिक्वायर है, नेसेसरी है, अगर थोड़ी और भी देरी हुई ना, तो वो पुलिसकर्मी के ओपिनियन में, राय में, वो वस्तु, वो थिंग ऑब्टेन्ड नहीं हो पाएगी, प्राप्त नहीं हो पाएगी, अगर थोड़ा और विलंब किया तो, थोड़ी और देरी भी की तो, ठीक है। आप देखिए, सच ऑफिसर में, तो अब सर्च ऑफिसर में, तो अब वो पुलिसकर्मी जो कि एसएचओ है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या फिर अन्य कोई पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो क्या करेंगे? आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ इन द केस डेयरी एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड, सर्च और कॉज सर्च टू बी मेड फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन। तो अब क्या कहा जाएगा? अब वो पुलिस अधिकारी जो एक थिंग को ढूंढ रहा है, वो थिंग नेसेसरी है केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब देखिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ, तो अपने आधार, अपने ग्राउंड्स वो लिखित में रिकॉर्ड करेगा वो पुलिसकर्मी जिसको एक थिंग की सर्च करनी है, ठीक है। अब देखिए, इन केस डायरी, और वो ग्राउंड्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? राइटिंग में, केस डायरी में। अब ये केस डायरी कौन सी है? ये केस डायरी कौन सी है? कंपोजिट केस डायरी का पार्ट 1 है ये, ठीक है, कंपोजिट केस डायरी का ये पार्ट 1 में रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और देखिए, एंड स्पेसिफाई इन सच राइटिंग, और स्पेसिफाई, ठीक है, बयान भी करेगा उस राइटिंग में वो पुलिस ऑफिसर। क्या करेगा? सो फार एज पॉसिबल, जिस हद तक संभव है उस हद तक बयान करेगा क्या? द थिंग फॉर विच सच सर्च इज टू बी मेड, वो कौन सी चीज है अपनी राइटिंग में, लिखित में स्पेसिफाई भी करेगा किस थिंग के लिए हमने सर्च, एक सर्च मतलब खोजा भी नहीं, छाना भी नहीं करनी है, ठीक है। और कॉज टू बी मेड, सर्च और कॉज सर्च टू बी मेड, या तो खुद सर्च कर लेगा पुलिसकर्मी, या फिर किसी और ऑफिसर द्वारा, या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सर्च मेड करवा देगा, ठीक है। और कॉज सर्च टू बी मेड मतलब, अब जो एक पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेशन मेड, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक अपराध की, उसको कोई
वस्तु नेसेसरी लगती है कि ये वस्तु इन्वेस्टिगेशन में काम आएगी, तो वो खुद भी सर्च कर सकता है या फिर किसी और व्यक्ति को बोल सकता है कि तुम सर्च करो, मतलब प्राइवेट व्यक्ति को क्या बोल सकता है, यस बोल सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन को भी पुलिसकर्मी सर्च के लिए बोल सकता है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम सर्च करो, ठीक है। फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, तो वो वस्तु उस स्टेशन के अंतर्गत जिसमें जिस स्टेशन जो कि लोकल लिमिट्स में वो स्टेशन है जिसमें वो थिंग मिलने वाली है, या वो स्टेशन या लोकल लिमिट्स जिसमें वो थिंग मिलने वाली है, किसी उस स्टेशन से अटैच्ड है, ठीक है। तो वहां क्या ढूंढेगा, वो वाली थिंग ढूंढेगा जिसके लिए सर्च मेड की जानी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये क्या हमारा हो गया, सेक्शन 185 का सब सेक्शन 1 हमारा पढ़ा, हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, हमने पूरा पढ़ा। और इसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे ऑब्टेन्ड विदाउट अनड्यू डिले को अंडरलाइन कर लेंगे, राइटिंग ग्राउंड्स केस डेयरी को अंडरलाइन कर लेंगे, स्पेसिफाई को अंडरलाइन कर लेंगे राइटिंग में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अब देखिए सबसेक्शन 2, अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन। तो अब जो पुलिसकर्मी एक थिंग के लिए सर्च मेड करना वाला है तो वो किसी और से सर्च मेड ना करवाए, जहां पॉसिबल हो, संभव हो तो खुद ही इन पर्सन मतलब खुद ही सर्च मेड करे उस वस्तु के लिए जो एक इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है, नेसेसरी काम आने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट द सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। तो अब प्रोवाइजो सबसेक्शन 2 का क्या बता रहा है कि सर्च जो इस प्रावधान सेक्शन 185 के तहत एक प्रावधान में तहत सर्च मेड की गई एक वस्तु को ढूंढा जा रहा है पुलिसकर्मी द्वारा, तो अब इसकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या होगा, मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग भी कर ली जाएगी, ठीक है, वीडियो क्लिप बना ली जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 जो कि बताता है इफ इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, अगर जो पुलिसकर्मी जिसको एक थिंग जो कि एक अपराध से जुड़ी हुई एक थिंग इन्वेस्टिगेशन में उसको ढूंढनी है, अगर वो खुद इन पर्सन मतलब खुद सर्च नहीं कर पा रहा है, इन पर्सन मतलब पर्सनली, तो देखिए एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम, और कोई और अन्य व्यक्ति भी नहीं है जो कि उसके कहने पर सर्च मेड कर दे उस समय पर, देखिए ही में, तो अब क्या करेगा, उस पुलिसकर्मी की डिस्क्रिप्शन है क्या, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग हिज रीजंस फॉर सो डूइंग, तो अपने लिखित में रीजंस रिकॉर्ड करेगा वो पुलिसकर्मी, ठीक है। अब क्या करेगा फिर, require any officer subordinate to him to make search and he shall deliver the to such subordinate officer in an order in writing। तो अब अगर पुलिसकर्मी अगर एसएचओ है, अगर वो सर्च मेड नहीं करता पर सर्च मेड उसको करवानी है एक जगह पर, वो खुद पर्सनली नहीं जा सकता, और वो क्या करता है, कोई अदर पर्सन भी नहीं है, अभी अदर पर्सन कौन है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं है आसपास की जो पुलिसकर्मी के उस एसएचओ के कहने पर सर्च मेड करे एक जगह पर। तो अब पुलिसकर्मी वो एसएचओ क्या करेगा, लिखित में ऑर्डर निकालेगा, और उस लिखित ऑर्डर में क्या निकालेगा, उसमें कहेगा कि किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वो लिखित ऑर्डर दे देगा कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर अपने एसएचओ के जूनियर भाई एसआई बहुत होते हैं, हेड कांस्टेबल बहुत होते हैं, तो उनको दे देगा वो ऑर्डर लिखित में, और वो अब सबऑर्डिनेट ऑफिसर सर्च मेड कराएंगे, ठीक है। देखिए स्पेसिफाइंग द प्लेस टू बी सर्च, और उस ऑर्डर में जो एसएचओ ने लिख के दिया था एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उसमें क्या लिखा होगा, उस प्लेस को, उस जगह को स्पेसिफाई करेगा एसएचओ जिसमें सर्च मेड होनी है, ठीक है। एंड सो फार एज पॉसिबल, जिस हद तक संभव है, द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी, वो कौन सी चीज है जिसके लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाकर सर्च करेगा, वो भी उस ऑर्डर में लिखी जाएगी, ठीक है, ठीक है। एंड सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर मे देयर अपॉन सर्च फॉर सच थिंग इन सच प्लेस, और अब सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाएगा, ठीक है, और उस जगह पर उस थिंग को सर्च करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 185। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4 जो कि बताता है द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता एज टू सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्च इज कंटेन्ड इन सेक्शन 103, ठीक है, एज फार एज मे बी अप्लाई टू द सर्च मेड अंडर दिस सेक्शन। तो अब सेक्शन 185 के तहत कोई सर्च मेड हो रही है, तो अब जो सर्च वारंट के प्रावधान हमारे प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स में जो चैप्टर था हमारा पहले, ठीक है, उसमें जो प्रावधान सर्च वारंट के थे वो हमारे सेक्शन 185 के जो सर्च मेड हो गए पुलिसकर्मी द्वारा उसमें लग जाएंगे, ठीक है। और अब क्या होगा, और जनरल जो प्रोविजन था, जनरल प्रावधान था जो कि था सर्च के लिए, खोजाबीनी के लिए, सेक्शन 103 ऑफ द बी एंड डबल एस, वो भी अप्लाई हो जाएगा, जो कि सेक्शन 185 के तहत एक चीज की, एक वस्तु की सर्च की जा रही है एक पुलिसकर्मी द्वारा या फिर एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 4। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 185 का सबसेक्शन 5 जो कि बताता है कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स। तो ये नया ऐड किया गया बिल्कुल सेक्शन 48 आवर्स, इसमें बिल्कुल नया ऐड किया गया, ये प्री में आ सकता है क्या, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड, अब नकल भेजी जाएगी, कोई रिकॉर्ड है और कौन सा वो रिकॉर्ड है जो सबसेक्शन 1 के तहत एक रिकॉर्ड रेडी किया गया था पुलिस ऑफिसर द्वारा
या सबसेक्शन 3 के तहत एक रिकॉर्ड रेडी किया जाएगा पुलिसकर्मी द्वारा, तो उस रिकॉर्ड की नकल भेजी जाएगी। शैल फोर्थ तो तुरंत की तुरंत, जल्द से जल्द भेजी जाएगी, इमीडिएटली भेजी जाएगी, बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स, पर 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 48 आवर्स के अंदर अंदर उस रिकॉर्ड की जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के तहत एक पुलिसकर्मी ने रिकॉर्ड अपने लिखित में जो अपने रीजंस रिकॉर्ड किए थे, वो रिकॉर्ड की नकल भेजी जाएगी। किसको भेजी जाएगी? बी सेंट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो एक उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी वो रिकॉर्ड की नकल, जो कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, और वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट सक्षम है कि वो कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकता है उस अपराध के लिए, ठीक है। तो मतलब वो इलाका मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो मतलब वो इलाका मजिस्ट्रेट है। हम इसमें लिख भी लेंगे वो इलाका मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है। अब देखिए, एंड द ओनर और ऑक्युपायर ऑफ द प्लेस सर्च शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ सेम बाय द मजिस्ट्रेट। अब जो ओनर है और जो ऑक्युपायर है उस प्लेस का जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ने सर्च मेड करी है, तो भाई जो क्या उनकी जगह से उस पुलिस ऑफिसर ने क्या लिया है, ठीक है, और क्या भैया क्या पुलिस ऑफिसर भाई कलेक्ट करके ले गए एक ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अब जिस जगह में प्लेस में सर्च किया गया पुलिसकर्मी द्वारा, उन्होंने क्या लिया है, एक ओनर की जगह से, एक ऑक्युपायर की जगह से, तो भाई अब जो ओनर है और ऑक्युपायर है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे और उनसे लिस्ट ले लेंगे कि भाई पुलिस ऑफिसर ने क्या क्या आपके घर से लिया है, तो मजिस्ट्रेट साहब उनको प्रोवाइड कर देंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई खर्चे के, ठीक है, आप कॉपी एक नकल प्रोवाइड करेंगे, किसकी? सेम बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे? जो रिकॉर्ड जो बनाया सबसेक्शन 1 के तहत और सबसेक्शन 3 के तहत पुलिसकर्मी ने जो एक थिंग को ढूंढ रहे हैं, एक वस्तु को ढूंढ रहे थे वो एक प्लेस में, तो क्या उन्होंने मिला है उस प्लेस से, जो ओनर और ऑक्युपायर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट फिर उनको नकल दे देगा उस रिकॉर्ड की, ठीक है, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने एक प्लेस की सर्च करके पाया है, ठीक है, कोई नकल बनाई है तो कोई रिकॉर्ड बनाया तो ऑब्वियसली ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ साहब जाके किसी घर में सर्च मारेंगे तो कुछ ना कुछ भाई इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई चीज है उसको ले लेंगे, तो हम नकल तो देंगे ना ऑब्वियसली। तो नकल इसमें वो डायरेक्टली किसको नहीं दे रहे हैं, वो किसको नहीं दे रहे हैं, ओनर को, ऑक्युपायर को नहीं दे रहे, वो 48 घंटों के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचा दे रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लगाएगा ओनर और ऑक्युपायर, और वो मजिस्ट्रेट साहब से नकल ले लेंगे कि हमारे घर से ऑफिसर ने क्या क्या चीजें ली है, हमको वो नकल दे दो, ठीक है। क्या पता ली बहुत सारी चीजों पर, उस रिकॉर्ड में बहुत कम चीज दिखी है ऑफिसर ने, तो यह इस चीज के लिए होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 185 जो कि सीधा सीधा बताता था सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो अब जो पुलिसकर्मी कैसे छानाबीनी कर सकते, तो हमारे वो सेक्शन 185 में हमें मिलता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और गोला भी लगा लीजिए सेक्शन 185 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 186, ठीक है, जो कि बताता है व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। तो अब ऑफिसर इंचार्ज जो एसएचओ साहब है वो किसी अनदर को, किसी दूसरे को बोलेंगे कि तुम सर्च वारंट, ठीक है, तुम सर्च वारंट इशू कर दो। तो ऑब्वियसली अब कब बोलेंगे? जब एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन किसी अपने लोकल थाने के बाहर कहीं सर्च करने जा रहे हैं, तो अब जहां सर्च हो रही है उसके अंतर्गत कोई दूसरा थाना लगता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दूसरे थाने में जाएंगे और उस दूसरे थाने वाले एसएचओ को बोलेंगे कि भाई तुम सर्च वारंट इशू कर दो, मैं फलाने थाने का एसएचओ हूं, तुम कर दो, हमें तुम्हारे एरिया में एक घर की तलाशी लेनी। तो इसी में सेक्शन 186 में हमें वही देखने को मिलेगा। अब देखिए सेक्शन 186 का सब सेक्शन 1, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर not being below the rank of sub inspector making an investigation may require an officer in charge of another police station। तो अब क्या होगा? एक एसएचओ साहब है या कोई पुलिसकर्मी है और वो पुलिसकर्मी एसआई सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, जो कि एक अपराध की इन्वेस्टिगेशन करे। तो देखिए क्या होगा, मे रिक्वायर, तो वो कह सकते हैं, मांग सकते हैं क्या, एन मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। एसएचओ साहब एक थाने के दूसरे थाने वाले एसएचओ साहब को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं उनसे क्या, वेदर इन द सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, या तो वो दोनों एसएचओ सेम जिले के हैं या फिर वो दोनों एसएचओ हैं जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो दूसरे जिले के हैं, ठीक है। और कॉज टू कॉज अ सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस, कि क्या कहेंगे कि मैं गुड़गांव का एसएचओ हूं, अब वो एसएचओ साहब किस में गए हैं, गुड़गांव के एसएचओ सेक्टर 10 के पुलिस स्टेशन वाले हैं, वो सेक्टर 56 के एरिया में गए हैं और सेक्टर 56 में उनको एक सर्च मेड करानी किसी प्लेस की। तो अब सेक्टर 56 के ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ साहब को सेक्टर 10 ए गुड़गांव के पुलिस स्टेशन वाले बोलेंगे कि भाई आप एक जगह की प्लेस सर्च किए और वो प्लेस आपके जुरिडिक्शन के आपके थाने के क्षेत्रफल में आती है। तो अब देखिए क्या होगा, टू कॉज अ सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस, की आप एक सर्च मेड किए किसी भी जगह में जो आपके अंतर्गत आती है, इन एनी केस इन विच द फॉर्मर ऑफिसर माइट कॉज सच सर्च टू बी मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन, ठीक है। इन एनी केस इन विच द फॉर्मर ऑफिसर माइट कॉज सच सर्च टू बी मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन, और उस तरीके से ही वो दूसरे जिनको रिक्वेस्ट की जाती है, जिनको रिक्वायर करा जाता है एक एसएचओ द्वारा, ठीक है, कि
कि आप सर आपके एरिया के अंतर्गत एक प्लेस में हमें कोई चीज ढूंढनी, कोई थिंग ढूंढनी है, तो अब वो पुलिसकर्मी जो दूसरे थाने का ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन है, वो भी उस तरीके से सर्च मेड करेगा अपने थाने के क्षेत्रफल के अंदर, एक जगह के अंदर, जिस तरीके से वो फॉर्मर ऑफिसर और इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सर्च करता ना, अगर वो थिंग उसके थाने के क्षेत्रफल में मिलती तो वो वैसे ही एफर्ट्स दिखाएगा। ठीक है, तो हमारे सेक्शन 186 के सब सेक्शन 1 में सीधी सीधी एफर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, सीधी सीधी एफर्ट्स की बात हो रही है कि सेक्टर 10A गुड़गांव के पुलिस स्टेशन वाला एसएचओ सेक्टर 56 गुड़गांव के पुलिस स्टेशन वाले एसएचओ के पास गया, तो सेक्टर 10 वाले एसएचओ ने 56 वाले को बोला, सर मैं 10 सेक्टर वाला एसएचओ हूं, आप मेरे को जानते भी हो, और आपके सेक्टर 56 के थाने के अंतर्गत कोई एरिया है, उसमें एक घर में हमें एक सर्च मेड करवानी किसी जगह पे, और हमें वहां से एक चीज थिंग ढूंढनी है जो कि एक अपराध में, जो कि हम जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें काम आने वाली है। तो अब जो 56 वाले एसएचओ है ना, तो वो क्या करेंगे, टू कोज अ सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस, तो वो सर्च करने लग जाएंगे जिसको 10 सेक्टर वाला एसएचओ जिस सर्च करवाना चाहता है घर में। ठीक है, तो 56 वाले एसएचओ करेंगे, और उसी तरीके से करेंगे जैसे कि 10 सेक्टर वाले एसएचओ की लोकल जुरिडिक्शन में एक जगह में कोई वस्तु मिलती है ना, उस तरीके से ही एफर्ट्स दिखाएंगे वो 56 वाले एसएचओ साहब भी। ठीक है, तो ये सीधा लिखा हुआ है, तो ये ऑन स्टेशन वाली जो बात है, ये सीधी एफर्ट्स की बात हो रही है, ये सीधी एफर्ट्स की बात हो रही है कि उतने तरीके से ही वो भी घोड़े दौड़ा देंगे सेक्टर 56 के पुलिस स्टेशन वाले एसएचओ भी। ठीक है, ये बस एग्जांपल था समझाने के लिए। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा सबसेक्शन 1 हो गया, और सेक्शन 186 हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2, जो कि बताता है, देखिए सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, तो वो पुलिसकर्मी जिसको एक एसएचओ रिक्वेस्ट करता है कि आप सर्च मेड करिए, उस पुलिसकर्मी की बात हो रही है। क्या हो रही है, शैल प्रोसीड अकॉर्डिंगली टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185, तो वो पुलिसकर्मी जो अनदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो प्रोसीड, वो आगे बढ़ जाएंगे, और उनको बढ़ना ही पड़ेगा, शैल है उनके लिए, वो आगे बढ़ जाएंगे। और किस तरीके से, जो प्रावधान सेक्शन 185 में प्रावधान लिखे गए हैं उनके तहत पर वो सर्च मेड करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 185 अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले। ठीक है, एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड इफ एनी टू द ऑफिसर एट हुज रिक्वेस्ट द सर्च वाज मेड, और अगर एक दूसरे एसएचओ को जिसको रिक्वेस्ट मेड की गई थी, एक फॉर्मर एसएचओ ने कि आप आपके थाने के एरिया के अंतर्गत कोई सर्च मेड करनी है, अब वो जो जिसको रिक्वेस्ट की गई थी वो एसएचओ सर्च मेड करने लग जाते हैं, अब उनको कोई चीज मिल जाती है उनके थाने के अंतर्गत, तो अब क्या किया जाएगा, तो शैल है जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने अब थिंग जो पाई है वो उस ऑफिसर को भेज दी जाएगी जिन्होंने बोला था कि आप सर्च मेड करिए। ठीक है, मतलब जिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने रिक्वेस्ट करके एक दूसरे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि आप सर्च मेड कर दीजिए, तो वो जो जिसने सर्च मेड करी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो उस वस्तु को जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उस ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 186। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 186 का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है, क्या बताता है, whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of the offense being concealed or destroyed, तो यकीन करने के कारण हो जाते हैं एक एसएचओ साहब को कि अगर मैं दूसरे एसएचओ के पास रिक्वेस्ट लेके जाऊंगा कि आप सर्च मेड करिए, तो क्या हो सकता है, तो इतने में जो एविडेंस है जिनके लिए हम एक थिंग को एक प्लेस में ढूंढने वाले हैं, वो एविडेंस ही, वो थिंग ही या तो कंसील छुपाई जा सकती है, या फिर क्या डिस्ट्रॉयड तबाह की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। तो अब देखिए क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफिसर और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर टू सर्च, तो यह बिल्कुल कानूनन सही रहेगा उस एसएचओ के लिए जो कि दूसरे पुलिस थाने के अंतर्गत सर्च करने वाला है, उसके लिए बिल्कुल कानून में सही रहेगा कि वो ऐसे में सर्च कर सकता है, वो पुलिसकर्मी भी सर्च कर सकता है दूसरे थाने के अंतर्गत, एरिया के अंतर्गत, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, और कॉज टू बी सर्च, या फिर वो किसी और से सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, एनी प्लेस इन द लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, कोई भी जगह, और वो जगह कहाँ है, उनके थाने के अंतर्गत नहीं है, दूसरे थाने के अंतर्गत आती है वो जगह। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 185, और अब कैसे जो दूसरे थाने के अंतर्गत जो जगह आती है उसकी सर्च एक या तो वो ही एसएचओ दूसरे थाने वाला एसएचओ कैसे करेगा, जैसे सेक्शन 185 में प्रावधान दे रखे हैं, अगर सर्च किसी से मेड कराएगा, किसी और व्यक्ति से कराएगा, तो वो भी सेक्शन 185 के तहत ही सर्च मेड करेगा वो दूसरा व्यक्ति। और देखिए एज इफ, और क्या लीगल फिक्शन दे रहा है कि मान लो, ठीक है, लो का झूठ कानून का झूठ, एज इफ क्या मान रहा है, सच प्लेस वर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन, की मान लो कि वो प्लेस थी जिसमें एक एसएचओ साहब ठीक है सर्च करने वाला था, वो दूसरे थाने के अंतर्गत की कोई जगह नहीं थी, वो उन्हीं के थाने के अंतर्गत जगह थी, तो कानून हमें झूठ मनवाने के लिए बोल रहा है, एक झूठ को सच बोल रहा है, मतलब एक झूठ को ये बोल रहा है कि सच मान लो, कि यह मान लो कि एक एसएचओ को सर्च मेड करवानी थी किसी दूसरे इलाके में, और वो दूसरा इलाका वही उस एसएचओ के थाने के अंतर्गत नहीं आता, तो अब क्या होगा, और एसएचओ साहब को यकीन करने के कारण होते हैं कि भाई अगर
दूसरे थाने के एसएचओ के पास मैं गया तो क्या हो सकता है, जिस एविडेंस जिस थिंग के लिए हम ढूंढने जा रहे हैं वो थिंग कंसील या डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है, छुपाई जा सकती है या फिर नष्ट की जा सकती है। तो अब तो जो एसएचओ सर्च मेड करने वाले हैं वो जिस जिस एरिया के पुलिस थाने के अंतर्गत होगी उसके एसएचओ के पास नहीं जाएंगे, सीधा सीधा सर्च मेड करने चले जाएंगे, मतलब ठीक है, खुद छानबीन नहीं करने लग जाएंगे, या फिर सर्च कोज करवा देंगे, किसी और व्यक्ति को बोल देंगे कि तुम सर्च करो। अब फिर एसएचओ दूसरे थाने के अंतर्गत एरिया के अंतर्गत सर्च मेड करेंगे तो सेक्शन 185 के प्रावधान को फॉलो करेंगे। और एज इफ लीगल फिक्शन क्या बता रहा है, कानून हमें क्या बोल रहा है कि झूठ को सच मान लो। क्या मान लो कि जो पुलिस थाना वाला एसएचओ, ठीक है, अपने थाने के अंतर्गत सर्च मेड करता ना, तो यही मान लो कि वो पुलिस ऑफिसर, वो एसएचओ दूसरे थाने के अंतर्गत अब सर्च मेड कर रहा है दूसरे थाने के एरिया के अंतर्गत। तो अब मान लो कि वो दूसरे थाने का एरिया दूसरे थाने का नहीं है, वो आपके ही थाने का है, ठीक है। तो ये है हमारा सबसेक्शन 3 जिसमें एज इफ लीगल फिक्शन दे रहा है। क्या लीगल फिक्शन दे रहा है वो आपको मैंने बता दिया, आप लिख भी लो लीगल फिक्शन। क्या लीगल फिक्शन दे रहा है इसमें कि अनदर 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 पुलिस स्टेशन एरिया इज इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ फॉर्मर फॉर्मर एसएचओ। आप ये लिख लीजिए, आपको याद आ जाएगा, सबसेक्शन 3 है था, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा सेक्शन 186 का सबसेक्शन 3, हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4 जो कि बताता है एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3। तो जो कोई भी पुलिसकर्मी सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सर्च मेड कर रहा है, मतलब एक पुलिसकर्मी, एक एसएचओ साहब, ठीक है, या फिर कोई भी पुलिसकर्मी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, मतलब सब इंस्पेक्टर या फिर एसएचओ क्या कर रहे हैं वो, अब उन्होंने सबसेक्शन 3 के तहत एक दूसरे पुलिस थाने के एरिया के अंतर्गत सर्च मेड कर दी जो कि एरिया उनके थाने का नहीं था। अब देखिए क्या होगा, शैल फोर्सविथ सेंड नोटिस टू द ऑफ द सर्च टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ विच सच प्लेस इज सिचुएट। तो अब जैसे सर्च मेड करी और तो सर्च मेड करी तो तुरंत नोटिस ही भेज देंगे, किसके पास नोटिस भेज देंगे, जिस थाने के एरिया के अंतर्गत वो सर्च मेड करे, ठीक है, मतलब नोटिस भेज दिया जाएगा उस प्रेजेंट जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस लोकल लिमिट्स का उसको, ठीक है। तो हम इसमें नोटिस को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि सबसेक्शन 3 में जो एसएचओ जो पुलिसकर्मी सर्च मेड कर रहा था एक दूसरे थाने के एरिया के अंतर्गत एक वस्तु को, एक थिंग को ढूंढने के लिए, तो अब नोटिस सेंड करेगा वो पुलिसकर्मी, वो एसएचओ साहब किसको, या वो पुलिसकर्मी किसको, उस थाने के पुलिसकर्मी को जिसके एरिया के अंतर्गत सर्च मेड कर जा रही है एक प्लेस की, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, एंड शैल आल्सो सेंड विद सच नोटिस अ कॉपी ऑफ द लिस्ट इफ एनी प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103। और अगर कोई उनको वस्तुएं मिली भी हैं उन पुलिसकर्मी को एक दूसरे थाने के एरिया के अंतर्गत सर्च मेड करते हुए, तो क्या वो सूची है पूरी, क्या क्या चीजें मिली है, तो उसकी एक सूची बना के जो सेक्शन 103 बी एंड डबल में बनाई जाती है एक सूची कि क्या लिस्ट की एक सूची बनाई जाती है कि क्या क्या चीजें भाई आपने सीज करी है एक जगह से सर्च के, तो वो लिस्ट भी भेजी जाएगी, वो कॉपी भी उसकी नोटिस के साथ वो उस चीज की कॉपी भी भेजी जाएगी उस लिस्ट की, ठीक है। एंड शैल आल्सो सेंड अ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अब साथ के साथ क्या करेंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भी एक नकल भेजी जाएगी, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट उस अपराध का कॉग्निजेंस संज्ञान लेने के लिए सक्षम है, ठीक है। कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 है ऑफ सेक्शन 185। और इसकी जो रिकॉर्ड की कॉपी है जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में मेंशन है ना, वो कॉपी भी भेज दी जाएगी रिकॉर्ड की, ठीक है। तो कौन से मजिस्ट्रेट के पास, जो कि एम्पावर्ड है संज्ञान लेने के लिए एक अपराध का, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 186 का सबसेक्शन 4। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5 जो कि बताता है the owner or occupier of the place search shall on application be furnished free of cost with a copy of any record sent to magistrate under subsection 4। तो जो अब ओनर है और जो ऑक्युपायर है एक प्लेस का जिसमें एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी दूसरे थाने वाले ऑफिसर इंचार्ज ने एसएचओ ने किसी दूसरे थाने के एरिया के अंदर सर्च मेड करी थी, तो यही बता रहा है कि अब क्या होगा, तो भाई जो ओनर है और ऑक्युपायर है उसको भी क्या उसकी जगह से, क्या उसकी प्लेस से क्या क्या आपने सर्च में क्या पाया है, तो वो उसको भी कॉपी दी जाएगी। और वो कॉपी कहां से लेगा, वो कॉपी कहां से लेगा, फर्निश फ्री ऑफ कॉस्ट विद द कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड सेंड टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। तो वो ओनर और ऑक्युपायर कॉपी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेगा कि पुलिस कर्मियों ने क्या उसकी जगह से एक थिंग फाइंड करी है और उसकी सूची बनाई सेक्शन 103 के प्रावधान के तहत। तो अब उसकी उसकी लिस्ट, उसकी नकल कौन, ओनर और ऑक्युपायर मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ले लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 186 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 187 ऑफ दी बी एंड डबल है जो कि बताता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब एक केस की जांच पड़ताल 24 घंटे में पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारा जो सेक्शन 187 है डैन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो पहले मैं एक सिप पानी पी लेता हूं फिर आपको पढ़ाऊंगा। देखिए
जो सेक्शन 187 ऑफ द बी एंड डबल एस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रावधान है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जो पहले सीआरपीसी में हमारा सेक्शन 167 हुआ करता कि जब पुलिसकर्मी, भाई अब पुलिसकर्मी सुपर हीरो तो है नहीं कि भाई अगर कोई नॉर्मल सा केस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो वो मतलब कर देते 24 घंटों के भीतर भीतर पूरी। अगर कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है, ठीक है, कोई किडनैपिंग का केस है, कोई कोई भाई अबडक्शन, कोई प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का, ठीक है, इन चीजों का केस है, तो अब पुलिसकर्मी भाई 24 घंटों से ज्यादा टाइम ले भी सकते हैं। अब भाई 24 घंटों के भीतर भीतर, अब हमारा सेक्शन 58 बताता है बी एंड डबल एस की 24 घंटों के भीतर भीतर अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट की पावर है कि वो पुलिस कस्टडी दे या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दे अक्यूज को, ठीक है। तो हमें सेक्शन 187 में वही देखने को मिलता है कि भाई 24 घंटे में जांच पूरी नहीं हुई पुलिस कर्मियों द्वारा, तो अब अक्यूज का क्या होगा, क्या उसको जो मैजिस्ट्रेट साहब है उसको पुलिस कस्टडी दोबारा से देंगे 24 घंटे से, अगर आगे फर्दर एक्सीड कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, न्यायिक हिरासत में भेज देंगे, जुडिशरी की कस्टडी में भेज देंगे, ठीक है। तो ये हम सेक्शन 187 में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रावधान है 187, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रावधान है, ठीक है। मान के चलिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो हम जो सेक्शन 187 है ना, इसमें पूरे 10 सबसेक्शन है, तो आज हम इसको ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरे हमारे 10 सबसेक्शन है, तो हम इसको आज कर लेंगे, ठीक है। तो हम आज ओनली सेक्शन 187 करेंगे, और हमने जो 186 और 185 है वो तो कर ही लिया, ठीक है। तो हम 187 को आज अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि प्री में इससे क्वेश्चन भाई 100% बनते हैं, तो इसको समझ लो आज, और अब लंबे टाइम तक फिर मौज लेना प्री में, इसमें नंबर तुरंत क्या तुरंत आते हैं। देखिए अब सेक्शन 187 का सबसेक्शन 1 देखिए, whenever any person is arrested and detained in custody, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के साथ साथ उसको कस्टडी में मतलब हिरासत में रखा जाता है। अब देखिए, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 58, और यह प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करके हिरासत में रखा हुआ है, इसके केस इसने जो केस करा हुआ है, इसने जो अपराध किया हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच पड़ताल 24 घंटे के भीतर भीतर तो होने से रही, मतलब 24 घंटे के भीतर भीतर इस व्यक्ति को जिसको हमने गिरफ्तार और हिरासत में रखा हुआ है, मतलब पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, इसकी 24 घंटे में इसके अपराध की जांच नहीं हो सकती। तो अब देखिए क्या होगा, और ये अपीयर किसको होता है, ये अपीयर किसको होता है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को होता है। जो अपीयर किसको होता है, ये ऑब्वियसली किसको होता है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपीयर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्या अपीयर होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको उसने गिरफ्तार किया हुआ है और गिरफ्तार करके उसको हिरासत में रखा हुआ है एक अपराधी को, और जिस अपराधी ने एक अपराध कर रखा है जिसकी की जांच पड़ताल वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है, पर 24 घंटे के भीतर भीतर नहीं हो पा रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपीयर, ठीक है, दिख जाता है। अब देखिए क्या होगा, एंड देयर आर ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशंस और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, और बहुत उचित आधार है, बहुत उचित आधार है कि जो ग्राउंड्स हैं, अब बहुत उचित आधार है यह यकीन करने की कि जो एक्यूजेशंस है, मतलब जो एक्यूजेशंस है, मतलब जो इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, जो इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही पुख्ता है, कंक्रीट है, या फिर जो जानकारी इस अपराधी के विरुद्ध मिली है वो बहुत ही वेल फाउंडेड है, बहुत ही कंक्रीट है। तो अब देखिए, तो इसमें बिलीविंग ग्राउंड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, बिलीविंग को, एक्यूजेशंस को, इन्फॉर्मेशन को और वेल फाउंडेड को। अब देखिए, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो अब एसएचओ साहब या फिर वो पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल मेड कर रहा है उस अपराध के बारे में, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर तो एसएचओ साहब, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो इन्वेस्टिगेशन मेड कर रहा है उस अपराध की, या फिर कोई वो पुलिसकर्मी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और वो पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अगर की वो पुलिसकर्मी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है और वो इन्वेस्टिगेशन मेड कर रहा है, तो वो अगर एसआई की रैंक से नीचे नहीं है, तो देखिए क्या होगा, shall forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary, तो तुरंत की तुरंत ट्रांसमिट पहुंचा देगा, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देगा, ठीक है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देगा, आ कॉपी, एक नकल पहुंचा देगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। और उस नकल, कौन सी नकल पहुंचाएगा, एंट्रीज इन द डेयरी, जो एंट्रीज केस डायरी, जो कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में जो सिनॉप्सिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना रहा है उसकी नकल भिजवा दी जाएगी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अब नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, अब मानकर चलो एक अपराधी ने अपराध कर दिया गुड़गांव में, अब वो भग के चला गया गोवा में, अब गोवा में उसको गिरफ्तार किया जाता है, और गोवा में गिरफ्तार करने के बाद उसको गोवा की 24 घंटे भाई वहीं रखा जाता है गोवा में, ठीक है, क्योंकि सर्टेन रीजंस होंगे भाई, अगर इसको अभी हरियाणा लाया जाए, गुड़गांव लाया जाए, तो भाई क्या पता इसको इसके गैंग मेंबर्स छुड़वा ले, तो उस रीजंस की वजह से गोवा में उसको रखा जाता है पुलिसकर्मी द्वारा, जो गुड़गांव के पुलिसकर्मी। अब
अब तो भाई 24 घंटे उसको गिरफ्तार करके उसको डिटेन कर लिया, हिरासत में रख लिया, ठीक है, कस्टडी में रख लिया। तो अब जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट गोवा वाला है ना, तो उसको गुड़गांव के पुलिसकर्मी क्या उसने डायरी बनाई है, क्या कंपोजिट केस डायरी में सिनॉप्सिस बनाए, तो वो रिकॉर्ड नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो गोवा वाला है उसको भेजे जाएंगे। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास जो एम्पावर्ड है कोग्निजेंस लेने के लिए उसके पास ही कागज कंपोजिट केस डायरी के कागज भेजे जाएंगे। नहीं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जहां भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको हिरासत में रखा हुआ है, अगर ठीक है इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे पूरी नहीं होती, तो अब अगर आपकी इंफॉर्मेशन और एक्यूजेशंस वेल फाउंडेड है, तो आप जो डायरी में आपने कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में साइनॉप्सिस जो बनाया हुआ इन्वेस्टिगेशन जुड़े हुए, वो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भिजवा दोगे डायरी के, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हेयरिंग स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस, और जो डायरी उस केस से संदर्भित है वो डायरी, ठीक है। अब देखिए, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू सच मजिस्ट्रेट, और जिस समय केस डायरी कंपोजिट केस डायरी का पार्ट 1 मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा भिजवाया जाएगा, तो अब साथ के साथ अक्यूज को भी, ठीक है, पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ठीक है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अक्यूज को भी पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 187 का सबसेक्शन 1, जो कि बहुत ही डैम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 187 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है द मैजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सबसेक्शन, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 187 में पढ़ना देखिए, द मैजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब जिसके सामने एक अक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड किया जाता है सबसेक्शन 1 के तहत एक पुलिसकर्मी द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन मेड कर रहा है, तो देखिए में, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उनकी डिस्क्रिशन है, क्या करेंगे, डिस्क्रिशन है किसकी, डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, क्या डिस्क्रिशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही हैज और हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस, कोई मतलब नहीं है कि भाई जुरिडिक्शन उनके पास है उस केस को ट्राई करने की, या फिर उनके पास जुरिडिक्शन क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है, जुरिडिक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है, जुरिडिक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेदर सच पर्सन हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल, तो अब कंसिडरेशन वो मैजिस्ट्रेट जिसके सामने अब एक अक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड किया जाता है सबसेक्शन 1 के तहत, उसकी केस डायरी भी फॉरवर्ड की गई है पुलिसकर्मी द्वारा, तो अब वो मैजिस्ट्रेट साहब विचार विमर्श करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, वेदर सच पर्सन हैज नॉट रिलीज ऑन बेल, अब क्या वो कंसिडरेशन करेंगे कि इस व्यक्ति को बेल पर नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, और इज बॉन्ड हैज बीन कैंसिल, या इसका जो इसकी और इज बेल हैज बीन कैंसिल, या फिर उसको बेल पे नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, जमानत पर नहीं छोड़ा गया है, या फिर इसको जमानत पे कभी छोड़ा था तो इसकी बेल कैंसिल कर दी गई है, जब जमानत मिल गई थी पर इसने कंडीशन वोलेट कर दी होगी जमानत की भी, तो इसकी बेल कैंसिल होगी। तो अब देखिए, एज ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड in such custody as such magistrate think fit for not exceeding 15 days in the whole, 15 days in the whole। तो अब क्या करेंगे, ऑथराइज, तो अब वो मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन है केस को ट्राई करने की, जुरिडिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने की, तो वो क्या करेंगे, ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑथराइज कर देंगे, ठीक है, सौंप देंगे समय दर समय, किसको सौंप देंगे, द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी, ठीक है, डिटेंशन मतलब हिरासत सौंप देंगे उस अक्यूज्ड की उस कस्टडी में एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक फिट, जैसा भी उन मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगे जिसके सामने एक अक्यूज्ड को पेश किया गया पुलिसकर्मियों द्वारा, ठीक है। देखिए, फ्रॉम फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन अ होल, और लेकिन 15 डेज 15 डेज इन अ होल से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा उस अक्यूज्ड को, ठीक है। आप देखिए आगे, और इन पार्ट्स या फिर इन पार्ट्स, ठीक है, अब 15 दिन भी रखवाया जा सकता है, पर इन द क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये मानवता के तहत मैजिस्ट्रेट साहब भी पार्ट्स में ही, ठीक है, भाग में ही कस्टडी सौंपते हैं। और ये जो सच कस्टडी वर्ड है ना, इस सच कस्टडी में आता है हमारा पुलिस कस्टडी, ठीक है, पुलिस कस्टडी भी इसमें वर्ड आता है हमारा शामिल है इसमें, और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी, लेकिन 15 डेज तक ही सौंपी जाएगी एक अक्यूज्ड की कस्टडी। तो अब देखिए, मान के चलिए आज तारीख है 1 अगस्त 2024, तो मान के चलिए 31 जुलाई को एक अक्यूज को पकड़ा था पुलिस पार्टी ने, अब उसको 1 अगस्त पे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने सेक्शन 187 के तहत पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पेश कर दिया, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैजिस्ट्रेट साहब से उस अक्यूज की मांग रहा है पुलिस कस्टडी, कि भाई पुलिसकर्मी मैजिस्ट्रेट साहब को बता रहा, साहब इस व्यक्ति ने ये अपराध कर रखा, हमने 24 घंटे में हमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी हो पाई। तो मैजिस्ट्रेट साहब पहले उससे ये कहेंगे, भाई अपनी केस डायरी दिखाओ,
24 घंटे के अंदर तुमने क्या किया है वो मेरे को पहले दिखाओ। तो वो भाई लिखा हुआ प्रोविजन की डायरी ले लेंगे, डायरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो डायरी को देखेंगे, सिनॉप्सिस देखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या इन्होंने तीर मारे पुलिसकर्मियों ने। तो अगर उन्होंने कुछ भी तीर नहीं मारे तो उनको यूं कह देंगे, सीधी सीधी बात है, यही होता है कि भाई तुमने 24 घंटों में एक अपनी गाड़ी का टायर भी आगे नहीं बढ़ाया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो अब तुम कस्टडी पुलिस रिमांड क्यों मांग रहे हो इस व्यक्ति का। तो यही होता है, ठीक है, यही होता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बहुत घोड़े दौड़ा रखे हैं, केस डायरी को बिल्कुल बिल्कुल उसमें इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम लिख रहा है कि ये गवाह है, ये ऐसे इस स्पॉट पे क्राइम हुआ था, अब ये गवाह है, इसने गाड़ी को वहां जलाया है, वहां जलाया है, इसने हथियार को वहां फेंका है, तो अब पुलिस कस्टडी 100% पुलिसकर्मी को पुलिस रिमांड की मतलब एप्लीकेशन अलाउड हो जाएगी और अक्यूज को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। पुलिसकर्मी उसको रिमांड पर लेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई हाँ बताओ, इन्वेस्टिगेशन अब हमारी पूरी करो, कहाँ का तुमने एक अपराध करके गाड़ी को कहाँ छुपाए, जो फेंस में यूज हुई थी, हथियार को कहाँ फेंका है, ठीक है, तुमने अपने जो तुम्हारे खून पे लगे हुए कपड़े थे वो कहाँ तुमने छुपाए हैं, वो सारी चीजें बताओ, ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, एविडेंसेस मतलब पेपर्स पूरे हो पाए, एविडेंसेस पूरे कंप्लीट हो जाए। भाई इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, एविडेंसेस पूरे हो गए और फिर चार्जशीट जमा हो जाती है, तो यही इसी के लिए। तो अब और टाइम टू टाइम, समय दर समय, वो मजिस्ट्रेट साहब जिनके पास जुरिडिक्शन है वो भी और जिनके पास जुरिडिक्शन नहीं है वो भी टाइम टू टाइम, समय दर समय क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं उस कस्टडी, एक कस्टडी अक्यूज की जिसको कि पेश किया गया है पुलिस कर्मियों द्वारा सेक्शन 187 के सबसेक्शन 1 के तहत। और अब क्या होगा, तो समय दर समय, ठीक है, 15 दिन इन अ होल, 15 दिन 15 डेज इन अ होल, मतलब 15 दिनों से ज्यादा अक्यूज को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। 15 दिनों से ज्यादा मतलब 15 दिनों से ज्यादा अब ना तो पुलिस कस्टडी अक्यूज की दी जाएगी, ना 15 दिनों से ज्यादा क्या होगा 15 दिनों से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी तो दी जा सकती है, पर पुलिस की हिरासत में पुलिस कस्टडी 15 दिनों से ज्यादा नहीं दी जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के मतलब के लिए बस कस्टडी 15 दिनों की ही मिलेगी, किसको, पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो 1 अगस्त को उस जो हमने एग्जांपल लिया था कि 1 अगस्त को उसको उस अक्यूज को जिसने कोई मर्डर की, मान लो कोई मर्डर किया हुआ है, ठीक है, उसको 31 जुलाई को जो अभी गई है, अभी आने वाली 31 जुलाई को मान के चलिए, 31 जुलाई को एक अक्यूज को अरेस्ट किया था पुलिस कर्मियों ने। अब अरेस्ट किया तो पुलिस कर्मियों द्वारा 31 जुलाई को ही भाई इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई, तो 1 अगस्त को उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने अक्यूज की पेशी कर दी, उसको पेश कर दिया। तो अब पुलिसकर्मी मांग रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब से पुलिस कस्टडी, ठीक है, पुलिसकर्मी मांग रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब से उसकी अक्यूज की पुलिस रिमांड, मतलब कि मजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर दीजिए हमारी एप्लीकेशन पुलिस रिमांड की, और सॉरी अब अक्यूज को आप हमारे साथ भेज दीजिए, हम इससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको, मतलब और इससे चीजें पूछेंगे। तो क्या होगा, तो मैजिस्ट्रेट साहब 15 दिनों तक ही, ठीक है, 15 दिनों तक ही इन होल, मतलब एक कस्टडी 15 दिनों तक ही दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए पुलिस कर्मियों को, ठीक है। अब लेकिन वो भी इन होल, ठीक है, मतलब पूर्ण तरीके से 15 दिन ही रखा जाएगा उसको इन्वेस्टिगेशन के मतलब के लिए, पर अब पार्ट्स में, भाग में इनको कस्टडी देंगे, मतलब बोल देंगे हाँ 1 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन लगाई तो बोल देंगे 2 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी देता हूँ, 2 दिनों में इन्वेस्टिगेशन पूरी करो, और क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई फिर केस डायरी को लेके आना और फिर मेरे पास जमा करना। अब हो गई है 3 तारीख, 3 अगस्त हो गए, 2 दिन को पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी मिल गई थी पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एक मर्डर केस की, तो उसको अक्यूज को दोबारा पेश किया जाता है। तो अब क्या होगा, अब फिर पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन लगाएगा पीपी साहब ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अब फिर वो 2 दिनों की कस्टडी मांग रहे हैं, कौन, पुलिसकर्मी मांग रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब से पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं, पुलिस रिमांड मांग रहे हैं। तो अब मजिस्ट्रेट साहब दोबारा केस जारी देखेंगे कि इन 2 दिनों में जो मैंने 2 दिन दिए थे क्या इन्होंने तीर मारे पुलिसकर्मियों ने, अगर उन्होंने अब कुछ भी तीर नहीं मारे होंगे तो अब मजिस्ट्रेट साहब सीधा क्या करेंगे, सीधा जुडिशियल कस्टडी में उस अक्यूज को भेज देंगे, ठीक है। और जुडिशियल कस्टडी उन्होंने तारीख लगा दी, अब कितने दिनों बाद की, 14 दिनों बाद की तारीख लगा दी मजिस्ट्रेट साहब ने कि अब आज 3 अगस्त है, तो अब ये दोबारा मेरे से पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं ये पुलिस ऑफिसर्स, तो मैं इनकी एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस अक्यूज को जिसने मर्डर किया हुआ इसको मैं जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा हूँ, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज रहा हूँ, 14 दिन बाद दोबारा इसको जेल अथॉरिटीज मेरे पास पेश करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही 14 दिन निकले ना वो, अब कभी भी पुलिस कर्मियों को पुलिस रिमांड नहीं मिल सकता उस अक्यूज का फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब 2 दिनों में उन्होंने जो तीर मारने थे वही मारने थे, ठीक है। ये नहीं है कि 2 दिन, 1 अगस्त को उसको अक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था, 1 अगस्त को मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया था पुलिस पार्टी को कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग होगी तो ले जाइए से आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। अब 3 तारीख को दोबारा उन्होंने पुलिस कर्मियों ने पेश करा मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में, पर अब मजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज की कस्टडी दे दी, कहां, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया तो अब पुलिसकर्मी नहीं ले पाएंगे, क्या नहीं ले पाएंगे, क्या पुलिस रिमांड पुलिस कस्टडी नहीं ले पाएंगे उस अक्यूज की, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15 दिन तो अब हो जाएंगे
क्योंकि अब डेट ही 14 दिन की बात लगा दी कि 14 दिन के बाद इस अक्यूज को पेश होना है मेरे पास, तो अब क्या होगा, अब कभी भी नहीं ले पाएंगे। कौन नहीं ले पाएगा? पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मर्डर अक्यूज की पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15 दिन ही लिमिट है कि 15 दिन तक ही इन होल उसकी हिरासत दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days as the case may be as provided in subsection 3, and if he has no jurisdiction to try the case or committed for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the magistrate having jurisdiction। तो ये अब हमारा नया ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया देखिए, for a term not exceeding 15 days in the whole or in parts at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days। तो अब हमारे यहीं पर ही जो मैंने अभी आपको ये जो 5 मिनट में जो भी राम कथा बताई थी कि अब वो कस्टडी नहीं ले पाएगा, पर अब क्या हो गया, हमारे BNSS में यही इनिशियल चेंज हुआ है। क्या इनिशियल चेंज हुआ है देखिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज। अब जब मैजिस्ट्रेट साहब एक अक्यूज की जुडिशियल कस्टडी लगा देंगे, ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी उसकी 14-14 दिनों की लगेगी, तो अब उन 40 डेज के अंतर्गत अब जो 40 डेज, ठीक है, हमारे सबसेक्शन 3 में की 40 डेज कौन से अपराध के लिए दी जाएंगे और 60 डेज कौन से अपराध के लिए, मतलब कौन सा उसने अपराध किया जिसमें उसको सजा दिलाई जाएगी, जेल कटवाई जाएगी, उसके आधार पर हमारे 40 डेज और 60 डेज अब अलाउड कर दिए हैं। तो अब एक पुलिसकर्मी अब पुलिस कस्टडी भी ले सकता है उन 40 डेज और 60 डेज के भीतर 15 दिनों के डेज की, ठीक है, 15 डेज तक की, उन 40 डेज में और 60 डेज में एक पुलिसकर्मी भी पुलिस कस्टडी ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यही हमारे BNSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, यही हमारे BNSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, ठीक है, आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज एज द केस में बी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3। जो सबसेक्शन 3 में 60 डेज और 90 डेज का डिफॉल्ट बेल का पीरियड दे रखा है उस केस में। अब देखिए, एंड इफ ही हैज नो जुडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिटेड फॉर ट्रायल, अगर एक मैजिस्ट्रेट के पास अब जुडिक्शन ही नहीं है केस को ट्राई करने की, तो वो और ठीक है वो कमिट कर देंगे उसको ट्रायल के लिए। एंड कंसीडर फॉर डिटेंशन नेसेसरी, या फिर जिस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है एक अक्यूज को, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब क्या समझते हैं कि भाई कोई भी इसकी हिरासत इस अक्यूज की जरूरी नहीं है, नेसेसरी है। तो अब देखिए, ही मे ऑर्डर द अक्यूज टू बी फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुडिक्शन। तो अब जो नॉन इलाका मैजिस्ट्रेट है, नॉन ट्राइंग मैजिस्ट्रेट थे, वो फॉरवर्ड कर देंगे उस अक्यूज को उस मैजिस्ट्रेट साहब के पास जिसकी पावर है उसको ट्राई करने की। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3। The magistrate may authorize the detention of the accused person beyond the period of 15 days। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब 15 दिनों के ऊपर भी डिटेंशन को ऑथराइज कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, और कहां करेंगे देखिए, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द एडुकेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगता है कि भाई हाँ ये आधार बहुत सही है और ऐसा करने के लिए, बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग। पर अब कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं करेगा एक अक्यूज्ड पर्सन की कस्टडी, ठीक है, इन जो इस समय क्लोज ए और सॉरी सब एड 1 सबसेक्शन 3 के सब एड 1 और सब एड 2 में दे रखे हैं ना, कोई भी मैजिस्ट्रेट इन समय से ज्यादा एक व्यक्ति की कस्टडी को ऑथराइज नहीं करेगा। तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है देखिए, कहता है द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब ऑथराइज कर देंगे डिटेंशन, हिरासत एक अक्यूज्ड पर्सन की, एक अपराधी, और ये डिटेंशन कौन सी होगी, ये डिटेंशन होगी जुडिशियल कस्टडी। क्या होगी, ठीक है, और देखिए बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, और 15 दिनों के परे भी, मतलब 15 दिनों के, अब 15 दिन 15 डेज पूरे हो गए हैं, 15 डेज पूरे हो गए हैं, तो 15 डेज के बाद भी मैजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं अक्यूज्ड को। ठीक है, और क्यों भेज सकते हैं, इफ ही सैटिस्फाइड एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। अगर कि मैजिस्ट्रेट साहब को संतुष्टजनक हिसाब किताब मिलता है कि ऐसे करना उचित है। ठीक है, बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन। पर कोई भी मैजिस्ट्रेट अब ऑथराइज नहीं कर सकता डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन की कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग। और कितने पीरियड से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता जुडिशियल कस्टडी को मैजिस्ट्रेट। 1 90 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years और मोर। अब 90 दिनों से भीतर भी 90 दिनों से ज्यादा किसी भी अक्यूज पर्सन को न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और अब उस अक्यूज पर्सन ने 90 मतलब एक अक्यूज पर्सन को, एक दोषी को 90 दिनों से ज्यादा, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। और उस अक्यूज पर्सन ने कौन सा अपराध कर रखा है, वो वाला अपराध कर रखा है जिसमें उसको 10 साल या 10 साल से ज्यादा की जेल कटवाई जानी है। ठीक है, या फिर इसको इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलनी है, या फिर उसको डेथ मिलनी है, फांसी की सजा मिलनी है, तो 90 दिन। ठीक है, तो उसको 90 दिन मिलेंगे, ठीक है, कस्टडी के लिए। ठीक है, और अब सब हेड 2 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी अदर ऑफेंस। जब 60 दिनों की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी से ज्यादा नहीं रखा जा सकता एक अक्यूज को, जब
जबकि एक अपराधी ने 10 साल से कम वाले अपराध मतलब उसको सजा दिलाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें हमें अब डिफॉल्ट बेल के भी इसमें हमें सबसेक्शन 3 में प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 का लेटर पार्ट। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज, अब जब खत्म हो जाएंगे ये 90 डेज और 60 डेज एक व्यक्ति के अक्यूज के खत्म हो जाएंगे, जेल में उसने काट चुका होगा, देखिए एज द केस में बी द अक्यूज शैल बी रिलीज ऑन बेल, तो अक्यूज को अब बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बेल पर छोड़ दिया जाएगा, तो अक्यूज को अब बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, द अक्यूज शैल है और मैंडेटरी है कि बेल पर उसको छोड़ दिया जाएगा। इफ ही इज प्रिपेयर्ड है टू एंड डज नॉट फर्निश बेल, अगर अक्यूज प्रिपेयर्ड है, रेडी है कि वो बेल दे रहा है, तो उसको डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एंड डज नॉट फर्निश बेल, अगर अक्यूज ने एप्लीकेशन लगा दिया है और ठीक है कि डिफॉल्ट बेल पर उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है 60 डेज में और 90 डेज में, तो उसको डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाएगा। अगर कि वो बेल फर्निश कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो विलंब करता है बेल फर्निश करने पे और उस डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन में पीरियड भी नहीं लगाता कि अभी मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, आप मेरी बेल अलाउड कर लीजिए, पर मैं सिक्योरिटी इस टाइम के दौरान जो वो समय लिख देगा उस बेल एप्लीकेशन में, डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन में, तो वो समय उसको मैजिस्ट्रेट दे देंगे। अगर उसने कोई समय नहीं लिखा और इतने में ही एक चार्जशीट, उस इन्वेस्टिगेशन जुड़ी हुई चार्जशीट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जमा कर दी कोर्ट में, तो अब उसकी डिफॉल्ट बेल की राइट रेमेडी एस्टिंग्विश हो जाएगी। तो आप देखिए, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provisions of chapter 35 of the for the purposes of that, और जो भी व्यक्ति अब डिफॉल्ट बेल पे छोड़ा गया है तो वो माना जाएगा कि उसको चैप्टर 35 ऑफ द BNSS के तहत ही छोड़ा गया है बेल पे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 187 का सबसेक्शन 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4। नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी एक अक्यूज की नहीं देगा, अन्यथा की पुलिस कर्मी को उसको उस अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी पुलिस कस्टडी मैजिस्ट्रेट साहब ऑथराइज करेंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब भाई पुलिस कर्मी अकेले आ गए, अब जिस व्यक्ति के लिए वो रिमांड मतलब पुलिस रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस व्यक्ति को तो पेश नहीं कर रहे। अब क्या पता भाई उसके हाथ वूथ तोड़ के उसको पुलिस कर्मियों ने पहले उसको थाने में बंद कर रखा हो भाई, तो उसकी सेफ्टी के लिए पुलिस कर्मी को, ठीक है, उस अक्यूज की सेफ्टी के लिए मैजिस्ट्रेट लेजिस्लेचर ने बता रखा कि भाई पुलिस कर्मी लेके आएंगे जब पुलिस रिमांड मतलब पुलिस कस्टडी अगर मांग रहे हैं ना मैजिस्ट्रेट से, तो पुलिस कर्मी लेके आएंगे उस अक्यूज को। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। अब देखिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर पहली बारी पुलिस कर्मी पुलिस रिमांड लेते हैं तो पहली बार तो भाई पेश करना पड़ेगा। देखिए, एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, हर बार लाना पड़ेगा जब तक कि अक्यूज पुलिस कर्मी की कस्टडी में रहता, मतलब पुलिस कस्टडी में रहता, तो हर बार पुलिस कर्मियों को जब भी वो पुलिस रिमांड ले रहे हैं तो लाना पड़ेगा अक्यूज को। देखिए, बट द मैजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज, परंतु अब अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उसकी डिटेंशन हिरासत कैसे ऑथराइज कर देंगे? ऑन प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज इधर इन पर्सन, या तो भाई जो जुडिशियल स्टाफ है, जो जेल का स्टाफ है, वो या तो उसको अक्यूज को इन पर्सन मतलब कचहरी में कोर्ट में इन पर्सन लिया है, ठीक है, और थ्रू द ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर वीसी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अक्यूज की पेशी लगवा दे, कहां से? जेल से, ठीक है, तो भी जुडिशियल कस्टडी में अथॉरिटी मतलब डिटेंशन हो जाएगी, अथॉराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 187। अब पढ़ेंगे सबसेक्शन 5। नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट, और वो कौन सा मैजिस्ट्रेट है? सेकंड क्लास, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JM2C, तो वो क्या नहीं करेंगे? नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है और जिसको कि हाई कोर्ट ने इस बिहाफ में, ठीक है, किस बिहाफ में? डिटेंशन के बिहाफ में ऑथराइज नहीं कर रखा, तो वो देखिए क्या करेंगे? शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर की हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ऑथराइज नहीं कर रखा कि वो कस्टडी नहीं दे सकते, पुलिस कस्टडी, तो वो नहीं देंगे। अगर हाई कोर्ट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अथॉरिटी दे रखी है कि तुम पुलिस कस्टडी दे सकते हो, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 5। अब एक्सप्लेनेशन 1 देखिए सबसेक्शन 5 की। For the avoidance of doubt, it is hereby declared as, notwithstanding the expiry of the period specified in subsection 3, the accused shall be detained in custody as long as he does not furnish bail। तो अब सबसेक्शन 3 के डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या कहा जाता है? इट इज hereby declared as, तो यह घोषणा की जाती है, notwithstanding the expiry of
द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन, सब कुछ भूल जाओ, तो पीरियड 90 दिनों का और 60 दिनों का सबसेक्शन 3 में लिखा है, सब कुछ भूल जाओ। द अक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी, तो अक्यूज को जब तक हिरासत में रखा जाएगा, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल, जब तक कि वो अपनी बेल फर्निश नहीं करता, मतलब अपने जमानतियों को अपनी बेल बॉन्ड, मतलब अपनी बेल को फर्निश नहीं कर देता, ठीक है, मतलब जो राशि कोर्ट ने बोली है वो राशि कोर्ट को भरकर दे नहीं देता है एक बॉन्ड में, ठीक है, तो उसको, तो ये एक्सप्लेनेशन 1 के तहत उसको अंदर ही रखा जाएगा उस अक्यूज को, अब उसको कोई भी डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी। और इन द मीनवाइल उसको डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाई, अलाउड तो कर दी, पर वो बेल फर्निश नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास अभी सोर्सेज है नहीं, वो बोल रहा है कि भाई मैं बाद में करूंगा, और ना ही तो उसने कोई एप्लीकेशन में, डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन में कोई प्रेयर लगा रखी कि जी अभी मेरे पास बेल फर्निश करने की पर्याप्त सोर्सेज नहीं है, आप मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए तो मैं कर दूंगा। और इन द मीनवाइल इस एप्लीकेशन में उसने ये प्रेयर कर दी, उसकी प्रेयर भी अलाउड होगी अक्यूज की। अब इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट जमा कर दी कोर्ट में, तो अब क्या उसको डिफॉल्ट बेल पर छोड़ा जाएगा? ऑब्वियसली अब छोड़ दिया जाएगा। अगर अब इसी में एक ट्विस्ट है, अगर एक अक्यूज को, ठीक है, डिफॉल्ट बेल मिल गई थी क्योंकि 60 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट कोर्ट में जमा नहीं करी थी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करी थी, और 60 दिन मतलब जिसमें 10 साल से कम उसको सजा मिलवानी जानी है, ठीक है, और 90 दिन मतलब जिसमें उसको 10 साल से ज्यादा की सजा कटवाई जानी है। तो अब क्या हो गया, एक व्यक्ति को अब डिफॉल्ट बेल मिल गई, ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 60 दिन से मतलब 60 दिन ज्यादा हो गए, मतलब 60 दिन से ज्यादा हो गए, चार्जशीट जमा नहीं करी, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अक्यूज को डिफॉल्ट बेल भी मिल गया, पर अक्यूज ने कोई प्रेयर नहीं की कि अभी सर मेरे पास, उसने कोई भी नहीं लिखा बेल में कि अभी सर मेरे पास सोर्सेज नहीं है, मैं अभी बेल फर्निश नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, ये कुछ नहीं लिखा, तो अब उसकी बेल तो अलाउड होगी, पर अब एक्सप्लेनेशन 1 के तहत उसको छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसने अपनी बेल फर्निश नहीं की है। तो अब यही कह रहा है कि भाई जब तक उसको कस्टडी में रखा जाएगा, उसको जब तक वो बेल फर्निश नहीं कर दे। और अब इन द मीनवाइल अब पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी, तो अब क्या होगा, तो उसकी डिफॉल्ट बेल भी, उसकी राइट रेमेडी भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारी एक्सप्लेनेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2, तो ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन अक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4, तो अब कोई प्रश्न उठ जाता है कि कोई भी अक्यूज्ड पर्सन को क्या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था सबसेक्शन 4 के तहत, ठीक है। तो अब देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन में बी प्रूव्ड बाय सिग्नेचर, तो अब जो प्रस्तुति है मैजिस्ट्रेट के सामने का अक्यूज्ड पर्सन की, तो उसके हस्ताक्षर करवाकर, मतलब उसकी हाजिरी के सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, मतलब उसकी हाजिरी, एक अक्यूज की हाजिरी मैजिस्ट्रेट के सामने हुई थी या नहीं हुई थी, तो उसके हस्ताक्षर से मैजिस्ट्रेट साहब देख लेंगे, ठीक है। ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन, और उस ऑर्डर पे उसके हस्ताक्षर होंगे जो कि डिटेंशन का ऑर्डर है, ठीक है। और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मैजिस्ट्रेट टू प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, या फिर वो ऑर्डर जो कि सर्टिफाइड किया था मैजिस्ट्रेट ने कि अक्यूज्ड पर्सन की प्रस्तुति चाहिए थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, एज द केस में भी, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के तहत भी एक ऑर्डर मैजिस्ट्रेट सामने लिखवाया था कि हाँ मेरे सामने ऑडियो वीडियो वीसी के द्वारा एक अक्यूज की प्रस्तुति होगी थी, तो इस द्वारा भी उस क्वेश्चन का, उस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा कि अगर कोई प्रश्न हो जाता कि अक्यूज पर्सन को पेश ही नहीं किया जा रहा जुडिशियल कस्टडी में से ही या फिर पुलिस कस्टडी में से ही, तो क्या होगा, उसके हस्ताक्षर हो गए ना उस ऑर्डर पे, जो उसकी डिटेंशन के ऑर्डर मैजिस्ट्रेट सामने टाइप करवाए थे, तो उस पे उसके हस्ताक्षर सफिशिएंट प्रूफ होंगे कि हाँ वो पेश हुआ था, वो कोर्ट में, कचहरी में उसको पेश किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन 2 अब हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 का प्रोवाइजो, सबसेक्शन 5 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट इन अ केस ऑफ अ वुमन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, तो बताया गया अब एक मुकदमा है जिसमें एक महिला है जो कि 18 साल से कम की आयु की है, द डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड इन टू बी इन द कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम, तो एक महिला है जो कि 18 साल से कम की आयु की है, तो उसकी डिटेंशन, उसकी हिरासत एक रिमांड होम में मतलब ऑथराइज की जाएगी, ठीक है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन, या फिर एक रिकॉग्नाइज कोई सोशल, मतलब कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें उसकी 18 साल से कम की महिला की क्या की जाएगी, उसकी हिरासत, डिटेंशन ऑथराइज की जाएगी, ठीक है। सबसेक्शन 5 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फॉर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन, तो बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस थाने में रखा नहीं जाएगा, अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी ऑफ द प्लेस डिक्लेयर्ड बाय एज अ प्रिजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या बताया गया है कि प्रोवाइड फॉर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड otherwise than in police station under police custody or in prison under judicial custody or a place declared, ठीक है, as prison by central government or the state government, तो जो प्लेस, जिस जगह को केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जेल, प्रिजन के तहत में डिक्लेयर किया है, तो एक व्यक्ति को उसी में रखा जाएगा, ना तो एक व्यक्ति को पुलिस थाने में रखा जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है हमारा प्रोविजन 2, क्या कह रहा है, वाई फॉर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन, तो बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन हिरासत में नहीं रखा जाएगा, अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में तो रखा जा सकता है, पर उसके पुलिस थाने के बाहर अगर उसको डिटेन किया जाए तो कहां डिटेन किया जाएगा उस व्यक्ति को, अक्यूज को,
अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस स्टेशन में तो पुलिस कस्टडी में रहेगा, वो पुलिस की हिरासत में, और जुडिशियल कस्टडी में रहेगा तो किसकी किसकी हिरासत में रहेगा, ठीक है, किसकी हिरासत में रहेगा, जेल स्टाफ की हिरासत में। अब देखिए, और अ प्लेस डिक्लेयर्ड बाय एज अ प्रिजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जो प्लेस केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रिजन कारागार के रूप में डिक्लेयर कर रखे, तो उसमें ही जुडिशियल कस्टडी एक अक्यूज की दी जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोवाइजो 2, ठीक है, तो ये था हमारा प्रोवाइजो 2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 187 का सबसेक्शन 6, जो कि बताता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 और 2 सबसेक्शन 5। तो कह रहा सब कुछ भूल जाइए। सबसेक्शन 6 ये कह रहा कि सबसे अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 तक सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ साइड में रख दीजिए। यह पढ़िए क्या कह रहा था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो जो पुलिसकर्मी है, एसएचओ है, और जो पुलिसकर्मी है जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कर रहा है एक अपराध की, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और वो पुलिसकर्मी जो जांच पड़ताल कर रहा है वो एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए। देखिए, मे वेयर द मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, तो जहां एक मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है वहां पर उस जगह पर। अब देखिए, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो अब अक्यूज को एसएचओ या फिर एसआई साहब, सब इंस्पेक्टर साहब जो कि एक अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहाँ अक्यूज को ट्रांसमिट कर देंगे, भेज देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, कार्यपालिका वाले मजिस्ट्रेट के पास। अब देखिए, ऑन होम द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड, और उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो शक्ति है ना मजिस्ट्रेट वाली, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाली, सेकंड क्लास वाली, वो कन्फर्ड की गई है। देखिए, ठीक है, अ कॉपी ऑफ द एंट्री इन द डायरी हेयरिंग आफ्टर स्पेसिफाइड रिलेटेड केस, और अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी कंपोजिट केस डायरी का पार्ट 1 भिजवाया जाएगा, ठीक है। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ केस डायरी के साथ उस अक्यूज को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब अपने कारण रिकॉर्ड करेंगे लिखित में, और क्या करेंगे ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज ही मे थिंक फिट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days इन द एग्रीगेट। तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिनों की कस्टडी में भेज देंगे, और वो भी 7 दिनों की कस्टडी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की पावर है कि भाई पुलिस कस्टडी भेजे या फिर जुडिशियल कस्टडी भेजे, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी भेजे या फिर पुलिस कस्टडी भेजे, ठीक है। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथराइज, और अब जो 7 दिनों की उन्होंने जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दी थी, अब वो समाप्त हो गई। तो अब देखिए क्या होगा, द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, तो अब अक्यूज्ड पर्सन को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब बेल पे जमानत पे छोड़ देंगे, एक्सेप्ट, पर कब नहीं छोड़ेंगे, वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन मेड बाय मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर। अगर अब एक कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने, एक ओरिजिनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक ऑर्डर मेड कर दिया कि हाँ नहीं अभी इसको बेल पे नहीं छोड़ना, तो अब उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। देखिए, and where an order for such further decision is made, the period during which the accused person was detained in custody under the order of the made by the executive magistrate, अब जितने समय के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत एक अक्यूज मतलब हिरासत में रहा है, पुलिस कस्टडी में रहा है, जुडिशियल कस्टडी में रहा है, तो देखिए क्या होगा, shall be taken into account in computing period specified in subsection 3। तो वो पीरियड जिस पीरियड के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत एक अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में, तो वो पीरियड भी कैलकुलेट होगा, और किसके तहत कैलकुलेट होगा, जो सबसेक्शन 3 में जो पीरियड दिया गया ना 60 दिनों का और 90 दिन होगा, ठीक है, डिफॉल्ट बेल का पीरियड, तो उसमें ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कस्टडी का जो दिन है ये भी कैलकुलेट होंगे, ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट होंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 187 का सबसेक्शन 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफर्स एट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी रिलेटिंग टू द केस। तो अब बताया गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने जो 7 दिनों की पीरियड की कैपेसिटी उनकी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब 7 दिनों तक की पुलिस रिमांड या फिर जुडिशियल रिमांड मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं, ठीक है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस 7 दिनों के पीरियड के खत्म होने की टाइम नहीं देखेंगे, वो जल्द से जल्द किसी ऐसे एक नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस केस के अक्यूज की केस जारी के और उस ऑर्डर को भिजवा देंगे एक नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो कि क्या कर सकते हैं, जिनकी की एम्पावरमेंट है, वो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब तो भाई पावर नहीं है ना कि वो तो सजा नहीं दे सकते, वो तो सजा नहीं दे सकते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब क्या भिजवा देंगे, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो रिकॉर्ड है उस केस के, ठीक है, उस मुकदमे के अपराध के, वो भिजवा देंगे टुगेदर विद द कॉपी, और साथ में क्या भिजवाएंगे, एक नकल भी भिजवाएंगे ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी, जो कि एंट्री थी डायरी में। अब ये कौन सी डायरी है, कंपोजिट केस डायरी है, ठीक है, रिलेटेड टू द केस, जो कंपोजिट केस डायरी संदर्भित है उस केस से, वो भी एंट्रीज भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब भिजवा देंगे किसको,
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। अब देखिए विच वॉज ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन एज द केस में भी, जो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक एसएचओ ने जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एक अपराध में, अब कोई अब मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं था, तो अब उस एसएचओ ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के सामने एक अक्यूज को पेश कर दिया। अब उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब की पावर की 7 दिनों तक वो जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। फिर 7 दिनों के भीतर भीतर उन्होंने रिकॉर्ड सेंड कर दिया कहा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास। और कौन सा रिकॉर्ड सेंड कर दिया कि जी मेरे पास ये लाया गया था अक्यूज को और मैंने इसको 7 दिनों के मतलब 2-3 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी दे दी और 2-3 दिनों के लिए मैंने इसको जुडिशियल कस्टडी दे दी। तो अब मेरी 7 दिनों की सीमा पूरी हो रही है, तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ ये रिकॉर्ड जो इस एसएचओ ने और इस पुलिस कर्मी ने जो इन्वेस्टिगेशन मेड करा उसने जो मेरे पास भेजा, तो आप अब फर्दर ऑर्डर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 187 का, ठीक है, सब सेक्शन 6 का प्रोवाइजो। ठीक है, हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 7। देखिए, अ मैजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। तो अब जो मैजिस्ट्रेट साहब है ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन, तो अब जो मैजिस्ट्रेट साहब है जो पुलिस कस्टडी एक अक्यूज की दे रहे हैं, तो वो अपने लिखित में कारण भी लिखेंगे कि क्यों मैं एक अक्यूज की जिसने एक अपराध करा उसको उसकी कस्टडी पुलिस ऑफिसर को दे रहा हूं, मतलब उसका पुलिस रिमांड दे रहा हूं। ठीक है, तो ये स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ही ये ऑर्डर होंगे। ठीक है, पुलिस कस्टडी में अगर ऑर्डर कर रहा है मैजिस्ट्रेट साहब एक अक्यूज की दे रहा है उसको भेज रहा है, तो अब स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ही मतलब वो बताएंगे कि क्यों भेज रहा हूं मैं। अब क्या बताएंगे स्पीकिंग ऑर्डर में, क्या लिखा होगा, भाई इन्वेस्टिगेशन मेरे को लगता है पूरी नहीं हुई है, अभी और काम करने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन पे, तो इसलिए मैं पुलिस कस्टडी में इसकी अक्यूज की डिटेंशन ऑथराइज कर रहा हूं, तो ये ऑर्डर होंगे। ठीक है, अब सबसेक्शन 8 देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद हिज रीजंस फॉर मेकिंग इट टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब है, अब इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, या फिर कौन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, तो अब देखिए क्या होगा, एनी मैजिस्ट्रेट, तो कोई भी जो मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दे रखे हैं 7 दिनों तक की, तो यही कह रहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, पर वो मैजिस्ट्रेट सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है। अब जो कोई भी मैजिस्ट्रेट है उसने जो ऑर्डर मेड किया इस सेक्शन के तहत, इस सेक्शन 187 के तहत, तो क्या किया है, मेकिंग सच ऑर्डर, तो जो ऑर्डर मेक किया है कि एक अक्यूज की मैं पुलिस कस्टडी दे रहा हूं, तो वो ऑर्डर को उस ऑर्डर की एक नकल किसको भेजी जाएगी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ठीक है, टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उस ऑर्डर के साथ साथ ये भी अपने कारण भी लिखे जाएंगे कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अक्यूज की पुलिस कस्टडी, ठीक है, एक अक्यूज का पुलिस रिमांड, एक पुलिस कस्टडी एक अक्यूज की क्यों दी है, तो वो रीजंस भी उस ऑर्डर के साथ साथ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को उस मैजिस्ट्रेट को भिजवाने पड़ेंगे जो कि अथॉरिटी ऑथराइज कर रहा है एक पुलिस रिमांड में एक अक्यूज की कस्टडी। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 8 जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक सिप पानी पी लेता हूं, फिर हमारा अब सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10 रह गया, इसके बाद हम हमारी BNSS क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि आज हमारी ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैंने देख लो आपको सेक्शन 187 में कम से कम आधा घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 187 का सबसेक्शन 9 जो कि बताता है इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट एज अ सम्मन केस, अगर कोई ऐसा केस है जो कि मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है सम्मन केस की तरह। सम्मन केस कौन सा वाला होता है, जिसमें एक अक्यूज को सजा दिलाने वाली है, मतलब सजा, जेल की सजा मिल सकती है 2 साल या 2 साल से कम वाली। ठीक है, तो वही उसी की बात हो रही है। अब देखिए, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब एक सम्मन केस था, एक सम्मन केस के विरुद्ध एक सम्मन केस, मतलब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उस व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध कर रखा है जिसमें उसको सजा 2 साल या 2 साल से कम की जेल कटवानी है, तो वो सम्मन केस हो गया। तो यही कह रहा है एक सम्मन केस की जांच पड़ताल पुलिस कर्मी द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा 6 महीनों में भी समाप्त नहीं होती। तो अब देखिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, और किस दिन से 6 महीने कैलकुलेट होंगे, उस दिन से जिस दिन से मतलब अक्यूज को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब जो कि एक केस को ट्राई करते, ठीक है, तो वो ऑर्डर कर देंगे कि भाई पुलिसकर्मी साहब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप रोक दीजिए, आप स्टॉप कर दीजिए, अब कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन मत करिए। ठीक है, जांच पड़ताल मत करिए, क्योंकि 2 साल और 2 साल से कम की तो इसको सजा दिलानी है, सम्मन केस में ट्राई करूंगा और आप 6 महीने तक लगे पड़े, आप क्या नहीं कर पा रहे, आप इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पा रहे, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देंगे और स्टॉप करवा देंगे इन्वेस्टिगेशन को। पर अनलेस कब स्टॉप नहीं करवा पाएंगे, द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सैटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट दैट फॉर स्पेशल रीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो एक सम्मन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो मैजिस्ट्रेट साहब को संतुष्ट कर देते हैं कि मेरे पास स्पेशल कारण है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ इज नेसेसरी, और न्याय के हित में 6 महीने से ज्यादा के लिए भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरे को करने दीजिए। अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
एक मैजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर देता है तो मैजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर देंगे, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर देंगे। अब देखिए, तो ये हमारा सबसेक्शन 9 में पढ़ेंगे सेक्शन 187 का सबसेक्शन 10 जो कि लास्ट हमारा प्रावधान है। देखिए, व्हेन एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड, अब कोई भी ऑर्डर एक मजिस्ट्रेट साहब ने, जो कि मजिस्ट्रेट साहब सम्मन केस को ट्राई करने वाले थे और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 6 महीने तक भी कंक्लूड नहीं किया इन्वेस्टिगेशन, तो अब मजिस्ट्रेट साहब ने स्टॉप करवा दी इन्वेस्टिगेशन, तो अब क्या होगा देखिए, व्हेन एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड, अब कोई भी ऑर्डर स्टॉप करने का, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का मजिस्ट्रेट साहब ने मेड कर दिया है अंडर सबसेक्शन 9, ठीक है। और देखिए, द सेशन जज में, तो अब सेशन जज की, सत्र न्यायाधीश की पावर है क्या, ही इफ ही सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम, ठीक है, अगर अब सेशन जज सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब सेशन जज सत्र न्यायाधीश के पास एप्लीकेशन लगती है या फिर और अदरवाइज, या फिर किसी और की तरह किसी और मतलब अब एप्लीकेशन नहीं लगती सत्र न्यायाधीश के पास, ठीक है, और अन्य तरीके से सत्र न्यायाधीश को पता लग जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं क्या, दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस और टू बी मेड, की अब आगे की कार्रवाई सम्मन केस में मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलनी चाहिए 6 महीने से ज्यादा की भी। तो अब देखिए, वैकेट द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 9, तो वो मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर मेड किया था स्टॉपिंग का फर्दर इन्वेस्टिगेशन को, तो उस ऑर्डर को वैकेट कर देंगे, सेशन जज रद्द कर देंगे, ठीक है। आप देखिए, एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस, और डायरेक्ट कर देंगे, निर्देश दे देंगे पुलिस कर्मी को कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन मेड की है इस अपराध में, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू बेल एंड अदर मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड, पर जो सेशन जज का जो ऑर्डर रहेगा जिसमें वो वेकेट तो कर रहे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के प्रोसीडिंग स्टॉप करने के ऑर्डर को रद्द तो कर रहे हैं, पर अब कोई बेल वगैरह देने की कोई प्रतिक्रिया है, कोई ऑर्डर है जो इस ऑर्डर में सेशन जज कर सकते हैं, तो उसको मानना पड़ेगा उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ठीक है। तो यहां हमारा खत्म होता है सेक्शन 187 का सबसेक्शन 10, जो कि बताता है कि सबसेक्शन 9 में जो कि एक अपराधी ने किया जिसमें उसको 2 साल या 2 साल से कम की जेल कटवाई जानी है, तो सबसेक्शन 9 में क्या कहते हैं कि एक पुलिसकर्मी द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा 6 महीने खत्म हो गया, पर अब तक भी सम्मन केस की उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, तो अब मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया कि अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन मत करिए, ठीक है। तो अगर उस सबसेक्शन 9 में अगर वो पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर पाता कि जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है, मेरे पास स्पेशल रीजंस हैं, ठीक है, इसमें बहुत ये डिफिकल्ट केस है, इसमें एंटेंगल्ड सिचुएशन है, सारी चीजें उलझी पुलझी हुई हैं, तो मेरे को आप कृपा करके ऑर्डर दे दीजिए कि 6 महीने से ज्यादा में मैं चला सकूं। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने अब ऑर्डर कर दिया कि नहीं भाई स्टॉप कर दो, तो सबसेक्शन 10 में वो पुलिसकर्मी या फिर कंप्लेनेंट विक्टिम सेशन जज के पास एप्लीकेशन लगाएगा और सेशन जज से क्या प्रेयर करेगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एक सम्मन केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी है, तो सेशन जज साहब आप ऑर्डर कर दीजिए कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो सेशन जज की पावर है, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वैकेट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर अब सेशन जज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सबसेक्शन 10 बोलता है, पर सब्जेक्ट टू रहना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि कोई अगर सेशन जज ने कोई और मतलब बेल वगैरह की कोई कंडीशंस लगा के भेजी है, ठीक है, डायरेक्शंस भेजी है उस ऑर्डर में, तो वो माननी पड़ेंगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब सम्मन केस है, सम्मन केस में तो ऑब्वियसली जो अक्यूज है वो भारी रहता है, उसको बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस ही होता है वो, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 187, ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 187 जो कि आज मैंने पूरा पढ़ा है, जो कि सीधी सीधी बात कौन सी कर रहा था कि भाई क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब एक केस जो हुआ था और उस केस की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई 24 घंटे के अंदर अंदर, तो अब 24 घंटे के बाद उस अक्यूज की डिटेंशन का, कस्टडी का क्या होगा, तो हमें सेक्शन 187 में सारे जवाब आंसर्स मिल जाते हैं, तो वही होगा, ठीक है। तो इसी के तहत हमारी आज BNSS की वीडियो खत्म होती है, लेक्चर खत्म होता है, जिसमें कि मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन कराए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कराया आज मैंने आपको, 185 कराया, 186 कराया और डैम इंपॉर्टेंट सेक्शन 187 कराया, ठीक है। तो मैंने आपको आज 3 प्रावधान, ठीक है, 3 प्रावधान हमारे BNSS के कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है, तो अब हम कल मिलेंगे, कल हम सेम जो मैं वीडियो बनाता हूँ 1 घंटे की, 1 घंटे 15 मिनट की, 10 मिनट की, वही मैं बनाऊंगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।